स्टूडेंट, हमारी शैक्षिक तकनीकी की शिक्षण नीतियाँ, विधियाँ और युक्तियाँ चल रही थी, वो हमारी फिनिश हो गई थी। उसके बाद मैंने आप लोग को शिक्षण नीतियों का वर्गीकरण भी करा दिया था, जो कि दो तरह से वर्गीकरण किया गया है शिक्षण नीतियों का। एक जनतांत्रिक शिक्षण नीतियाँ और दूसरी प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियाँ। ये मैंने आपको करा दिया था। और जो ये किस लिए यूज होती हैं ये भी मैंने करा दिया था कि ये शिक्षण नीतियाँ, विधियाँ या युक्तियों का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो ये शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए और उसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये मैं पहले बता चुकी थी आप लोग को। और मैंने आप लोग को बताया था कि शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है जो कक्षा की परिस्थितियों में वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए छात्र और शिक्षकों के द्वारा संपन्न की जाती है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी थी। और शिक्षा में नीतियों से मतलब होता है एक ऐसी कौशलपूर्ण व्यवस्था से जिन्हें करने के लिए और छात्रों के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाने के लिए एक शिक्षक करता है। नीति क्या होती है शिक्षा में? वैसे तो ये युद्ध में इसका प्रयोग किया जाता था। युद्ध में जो सेना थी या जो उनके सैनिक थे उनको मोर्चे पे या सही जगह पे खड़ा करने से इसका मतलब लगाया जाता है, या फिर लड़ने की कला से इसका मतलब लगाया जाता था। लेकिन इसे बाद में शिक्षा में यूज किया जाने लगा नीति को। तो शिक्षा में इसका मतलब होता है, नीतियों से मतलब है एक ऐसी कौशलपूर्ण व्यवस्था से जिन्हें कक्षा की परिस्थितियों में शिक्षक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और छात्रों के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाने के लिए करता है। मतलब शिक्षण नीतियां वो योजनाएं होती हैं जिनमें शिक्षण के उद्देश्यों, छात्रों के व्यवहारों या व्यवहार परिवर्तन, पाठ्यवस्तु, कार्य विश्लेषण, अधिगम अनुभव और छात्र की पृष्ठभूमि आदि को विशेष महत्व दिया जाता है शिक्षण नीति में। ये मैं आपको बता चुकी थी। शिक्षण विधि के बारे में भी बता चुकी थी कि शिक्षण विधि क्या होती है। जिस ढंग से शिक्षक छात्र को ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं, है ना। ये भी मैं आपको बता चुकी थी। और मैं पहले भी ये बता चुकी कि बहुत से लोग विधि को युक्ति भी मान लेते हैं, तो वो अलग चीज है और ये अलग चीज है। ये एक मतलब विधि, जो युक्तियां होती हैं वो विधि का अंग तो हो सकती हैं, या विधि में युक्तियां बहुत सारी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक पूरी विधि नहीं हो सकती। ये मैंने बताया था आप लोग को। एक ही युक्ति बहुत सारी विधियों में यूज की जा सकती है। और मैंने आपको कल बहुत सी विधियों के नाम और उनके जो जिन्होंने ये बनाई हैं वो भी बताए थे मैंने। तो अगर किसी को दोबारा से वो समझना हो तो मेरे लास्ट वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। शिक्षण विधियां मतलब हम कह सकते हैं कि शिक्षण विधियां वह विधियां होती हैं जिनकी हेल्प से एक टीचर क्लास में शिक्षण का कार्य प्रारंभ करता है और उसे संपन्न करता है। शिक्षण विधि के अनुसार ही कक्षा में शिक्षण और छात्रों के मध्य अंतःक्रिया होती है। और जितनी ज्यादा कुशलता से शिक्षण विधि का प्रयोग शिक्षक करता है कक्षा में उतना ही अच्छा पर्यावरण उत्पन्न होता है और शिक्षण कार्य प्रक्रिया भी प्रभावशाली होती है। ये सब मैं आपको अपने लास्ट वीडियो में करा चुकी हूँ और हम आगे देखेंगे। और शिक्षण युक्तियों के बारे में भी मैंने आप लोग को पहले समझा दिया था, तो उसके बारे में भी अब क्या समझाऊं। एक तरह से हम ये सफल शिक्षण की आधारशिला उसके नियोजन पर होती है ना। तो उसी तरह से टीचर भी बहुत नई नई युक्तियों का प्रयोग करता है, उनका निर्माण करता है, फिर उनका प्रयोग करता है। तो युक्तियाँ क्या होती हैं? युक्तियाँ जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, उसका शतरंज का एग्जाम्पल दिया था कि उसमें कैसे एक कुशल खिलाड़ी अगली चाल के बारे में सोचता है, किस तरह से उसे चाल चलनी है। तो वो क्या है? युक्तियाँ हैं। जैसे एक कुशल खिलाड़ी नई नई युक्तियां सोचता है, चालें चलता है, ऐसे ही शिक्षक भी शिक्षण में नई नई युक्तियों के बारे में सोचता रहता है कि कैसे वो अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाए, वो कैसे छात्रों की जटिल समस्याओं का समाधान कर सके। तो उसके लिए वो नई नई युक्तियां बनाता रहता है, उनको
प्रयोग में लाता रहता है। अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षण संरचना को व्यवहारिक, गत्यात्मक और प्रेरणादायक, सफल और प्रयोजनवादी बनाने के लिए शिक्षण की सफल एवं उचित युक्ति का प्रयोग में लाना बहुत जरूरी है। तो है ही, तो ये सब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और शिक्षण की महत्वपूर्ण युक्तियाँ भी मैंने बताई थी, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। और विधि और प्रविधि में मैंने अंतर बताया था। बहुत से लोग एक ही चीज़ मानते हैं इसे भी, तो विधि और प्रविधि भी में भी अंतर होता है, लेकिन ज़्यादातर इसे एक ही मान लेते हैं कि ये तो एक ही चीज़ है। लेकिन विधि वह होती है जिसके द्वारा छात्र को ज्ञान प्रदान किया जाता है। जिससे हम छात्रों को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं वो विधि है। और प्रविधि में मैंने जैसा कि पहले भी बताया था, कल भी बताया था कि प्रविधि वो होती है जिसमें शिक्षक के द्वारा की गई सारी गतिविधियां निहित होती हैं। तो ये सब मैं करा चुकी थी। और आज हम देखेंगे कौन कौन सी नीति हैं। वैसे तो ये ज़्यादातर लोग जानते होंगे इनके बारे में, लेकिन फिर भी ये है कि अब ये कि करा देती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि कौन सी नीति हैं, क्या हैं। आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि व्याख्यान नीति क्या होती है, तो आप लोग बता देंगे कि व्याख्यान नीति क्या होती है। लेक्चर होती है कि टीचर उसमें लेक्चर देता है और छात्र निष्क्रिय बैठ के सुनते रहते हैं, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है ना। या हाँ हूँ मैं होती है, गर्दन हिलाना, ठीक है। लेकिन एक तरह से आपसे क्वेश्चन आ जाए कि शिक्षण नीतियाँ कौन कौन सी हैं, तो आप कैसे बताएंगे। तो उसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा, जिससे आपकी कोई चीज़ छूटे नहीं, बस इसलिए। तो आइए जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। आज हम 2 नीति जहाँ तक है देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इजी सी हैं, इसमें समझाने के लिए कुछ है नहीं और ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। बस ये है, ये चाहती हूँ कोई चीज़ छूटे नहीं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं। जो ज़रूरी हैं वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। चलिए, व्याख्यान नीति। व्याख्यान का तात्पर्य किसी भी पाठ को भाषण के रूप में पढ़ाने से है। शिक्षक किसी विषय विशेष पर कक्षा में व्याख्यान देते हैं तथा छात्र निष्क्रिय होकर सुनते रहते हैं। यह विधि उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी मानी जाती है। देखिए, इसे अगर हम छोटे बच्चों के लिए अप्लाई करेंगे तो ये वहाँ पे सही नहीं रहेगी। क्यों? छोटे बच्चों को नहीं समझ आएंगी ये चीज़ें। बड़े बच्चे हैं, उनके लिए ये विधि उपयोगी सिद्ध होती है। व्याख्यान विधि में विषय की सूचना दी जा सकती है, किंतु छात्रों को स्वयं ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा तथा प्राप्त ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग की क्षमता नहीं दी जा सकती। व्याख्यान विधि में यह जानना कठिन होता है कि छात्र किस सीमा तक शिक्षक द्वारा प्रदत्त ज्ञान को सीख सके। इस विधि की विशेषताएं: उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। यह शिक्षक के लिए सरल, संक्षिप्त तथा आकर्षक है। कम समय में अधिक सूचनाएं दी जा सकती हैं। अधिक संख्या में छात्र सुनकर इसको नोट कर सकते हैं। आपने देखा होगा बड़ी क्लासों में शिक्षक बोलते जाते हैं और सारी वो पार्ट को एक्सप्लेन करते जाते हैं, और जो छात्र होते हैं उनको अपने नोट्स बनाते रहते हैं ना। तो ये बड़ी क्लास में ही उपयोगी है। विषय का तार्किक क्रम सदैव बना रहता है। यह शिक्षक तथा छात्र दोनों को विषय के अध्ययन की प्रगति के विषय में संतुष्टि प्रदान करती है। शिक्षक विचारधारा के प्रभाव में बहुत सी नई बातें बता देते हैं। इस विधि के प्रयोग से अध्यापक को शिक्षण कार्य में बहुत सुविधा है। एक ही समय में छात्रों के बड़े समूह का शिक्षण किया जा सकता है। देखिए, वैसे और कोई विधि होगी तो उसमें कई सारे टीचर चाहिए, तब वो सफल होगी। लेकिन इसमें एक ही टीचर के द्वारा बहुत सारे समूह को शिक्षण दिया जा सकता है। शिक्षक सदैव सक्रिय रहता है। यदि शिक्षक इस विधि का प्रयोग कुशलता से करे तो छात्रों को आकर्षित किया जा सकता है। साथ ही उनके पाठ के लिए रुचि उत्पन्न की जा सकती है। इसमें दोष क्या हैं? देखिए, हर चीज़ में अगर कुछ खूबियाँ होती तो कुछ दोष भी होते हैं। कुछ बातों की सूचनाएं प्राप्त कर लेना ही अध्ययन नहीं है। छात्र निष्क्रिय बैठे रहते हैं। छोटी कक्षाओं में छात्रों के लिए यह विधि अनुचित व अमनोवैज्ञानिक है। छात्रों में ज्ञान प्राप्त करने की रुचि जागृत नहीं होती।
छात्रों की मानसिक शक्ति में किसी प्रकार का विकास नहीं होता है। इस प्रकार से प्रदत्त ज्ञान अस्थायी होता है। व्याख्यान के बीच में यदि छात्र कोई बात समझ ना पाए तो शेष व्याख्यान भी समझने में असमर्थ रहते हैं। व्याख्यान की सभी बातों को शीघ्रतापूर्वक लिखना छात्रों के लिए कठिन होता है। गुरु शिष्य शिक्षण सिद्धांत की अवहेलना यह विधि करती है। व्याख्यान विधि में श्रवणेन्द्रिय के अतिरिक्त अन्य ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग नहीं हो पाता। विषय का प्रयोगात्मक पक्ष उपेक्षित रहता है। इसमें शिक्षक न रहकर केवल वक्ता बन कर रह जाता है। यह मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। तो इसकी हानियां भी हैं इस विधि की। आगे सुधार के लिए सुझाव कि इसमें क्या सुधार किए जाएं तो ये और अच्छी विधि बन जाए। व्याख्यान विधि से पढ़ाते समय आवश्यकता अनुसार श्याम पट्ट का उपयोग करना चाहिए। उचित सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाए। उसे सामान्यीकरण के सिद्धांत पर जोर देना चाहिए। बालकों को कम बताकर उन्हें ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए जिससे वे अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर अपने परिश्रम व अनुभव से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। व्याख्यान में छात्रों को क्रियाशील रहने के लिए उनसे समय समय पर प्रश्न पूछे जाने चाहिए। देखिए, जब हम व्याख्यान विधि का यूज़ करते हैं तो टीचर को ज़्यादातर ये कोशिश करनी चाहिए कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मौके बच्चों को दें जिससे वो सक्रिय रहें। और होता क्या है, जब इस विधि का यूज़ होता है तो बच्चे तो आराम से बैठे होते हैं। उन्हें ये लगता है कि टीचर बोल रहा है ठीक है, उसे सुनते रहो या मत सुनो या अपने खेलते रहो या कुछ भी करो, तो वो सक्रिय नहीं रहते हैं। तो ये चीज़ इसमें बहुत गलत है। हमें बच्चों को भी सक्रिय रखना है जिससे बच्चे बराबर से उस चीज़ को अच्छे से सुने, क्योंकि ऐसे सुनते नहीं है, टीचर बोलता चला जा रहा है और बच्चों का ध्यान ही नहीं है। तो इसमें बीच बीच में हमें उनसे प्रश्न पूछते रहना चाहिए, या ब्लैक बोर्ड का या वाइट बोर्ड जो भी होता है आजकल उसका यूज़ करते रहना चाहिए। तो उससे बच्चे सक्रिय रहते हैं। तो ये हमारी व्याख्यान विधि थी। आगे हमारी प्रदर्शन विधि, इसके बारे में भी लोग जानते होंगे ज़्यादातर, फिर भी चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी इसे भी। शिक्षण के क्षेत्र में प्रदर्शन विधि का काफ़ी महत्व है। इस विधि में छात्र एवं शिक्षक दोनों ही सक्रिय रहते हैं। कक्षा में शिक्षक सैद्धांतिक भाग का विवेचन करने के साथ इस विधि द्वारा उसका सत्यापन करता है। शिक्षक पढ़ाते समय प्रयोग करता जाता है और छात्र प्रयोग प्रदर्शन का निरीक्षण करते हुए ज्ञान प्राप्त करते हैं। छात्र आवश्यकता अनुसार अपनी शंकाएं भी शिक्षक के सामने रखते हैं। ये विधि समझ आई गई होगी और जानते भी होंगे, तो इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिएगा। प्रदर्शन विधि की विशेषताएं, इसकी क्या विशेषताएं हैं जल्दी जल्दी देखेंगे। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयुक्त है। प्रयोग प्रदर्शन शिक्षक द्वारा किए जाने से उपकरणों की टूट फूट कम होती है। देखिए, ये विधि जो है छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें चीज़ें देखकर जल्दी चीज़ें समझ आती हैं और वो रुचिकर भी लगती हैं। एक हम किताब पढ़ाते चले जा रहे हैं, उसमें ना कुछ चित्र बने हैं ना कुछ है, तो छोटे बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता है। तो ये विधि छोटे बच्चों के लिए ही है। समय कम लगता है, छात्र स्वयं देखकर सीखते हैं। और इसमें क्या है कि छोटे बच्चों की जो इंद्रियां होती हैं, दृष्टि, श्रवण, ये दोनों एक साथ सक्रिय रहती हैं, है ना। कि एक होता है केवल हमें सुनाई दे रहा है तो वो कम याद होगा, एक होता है हमें दिखाई भी दे रहा है सुनाई देने के साथ, तो वो जल्दी याद होती है। देख के चीज़ें जल्दी याद होती हैं कि हमारे कान भी सुन रहे हैं और आँखों से हम देख भी रहे हैं। छात्रों की निरीक्षण, तर्क एवं विचार शक्ति का विकास होता है। छात्र इस विधि से सिद्धांत को स्पष्ट रूप से सुलझ सकते हैं, साथ ही प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी होता है। उपकरणों की संख्या में कमी होने पर भी शिक्षण प्रभावशाली होता है। और इसके दोष हैं, इस विधि में बालकों को स्वयं प्रयोग के अवसर नहीं मिलते। कुछ छात्र ठीक प्रकार से प्रयोगों का निरीक्षण नहीं करते। कभी कभी शिक्षक द्वारा प्रयोग सफल नहीं होता तो छात्रों के मन में विषय के प्रति अनेक भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं।
इस विधि द्वारा, पता नहीं ये वाली लाइन आप लोग सुन पाए या नहीं, दोबारा से इसे मैं रिपीट कर देती हूँ। कभी कभी शिक्षक द्वारा प्रयोग सफल नहीं होता तो छात्रों के मन में विषय के प्रति अनेक भ्रांतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इस विधि द्वारा विषय वस्तु के सामान्य ज्ञान का ही प्रदर्शन हो सकता है। सुधार के लिए सुझाव, इसमें क्या सुधार करने के लिए सुझाव दिए गए हैं वो देख लेते हैं। छात्रों के समक्ष कोई भी प्रदर्शन करने से पूर्व उसका पूर्व अभ्यास शिक्षक को करना चाहिए। प्रदर्शन के लिए आवश्यक सभी सामग्री प्रदर्शन मेज पर होनी चाहिए। प्रदर्शन का उद्देश्य छात्रों के सामने एकदम स्पष्ट कर देना चाहिए। प्रदर्शन से पूर्व छात्रों को प्रयोग का ज्ञान, सामग्री तथा उपकरणों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए ताकि प्रदर्शन के समय छात्रों को समझने में कठिनाई ना हो। प्रत्येक प्रयोग छात्रों के सामने किया जाए। प्रयोग का स्थान ऐसा हो जहां से प्रत्येक छात्र प्रयोग क्रिया भलीभांति देख सके। प्रयोग प्रदर्शन में छात्रों का सहयोग लेना चाहिए। उनकी शंकाओं का समाधान होता रहना चाहिए। प्रदर्शन के साथ श्यामपट्ट तथा अन्य शिक्षण सहायक सामग्रियों का आवश्यकता अनुसार उपयोग शिक्षक को करना चाहिए। बालकों द्वारा प्रदर्शन के निरीक्षण के आलेख की सत्यता पर बल दिया जाना चाहिए। प्रयोग पूर्ण होने के बाद उपकरणों को सावधानी से साफ करके उचित स्थान पर रख देना चाहिए। प्रदर्शन के समय शिक्षक को सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। प्रदर्शन के पश्चात शिक्षक को छात्रों के साथ साथ निरीक्षण एवं परिणाम संबंधी वार्तालाप करना चाहिए। तो ये थी हमारी प्रदर्शन विधि। आज हमने प्रदर्शन नीति, आज हमने 2 नीतियाँ पूरी करा दी हैं, एक व्याख्यान नीति और दूसरी प्रदर्शन नीति। आगे भी हम और करा देंगे, ये काफ़ी सारी नीतियाँ हैं तो धीरे धीरे ही हो पाएंगी, एक साथ तो नहीं, और इनके बारे में ज़्यादातर लोग जानते होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। और जो लोग नए हैं, पहली बार आए हैं चैनल पे, या फिर आते रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने, तो वो लोग, उनसे मैं कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।